बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बचपन पाठ की पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ। संक्षेप में मैं पहले पाठ का सारांश समझा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगी पाठों पर आधारित एवं अतिरिक्त प्रश्न। तो ये कहानी जो है लेखिका कृष्णा सोबती के जीवन पर आधारित कहानी है, जिसमें बच्चों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मैं जब अपनी दादी नानी की उम्र की हूँ, मतलब जिस समय वो दादी नानी की उम्र की हो गई है, परिवार के लोग उन्हें जीजी कहने लगे हैं। अब इस उम्र में लेखिका को अपने आप को बुजुर्ग महसूस करती हैं, क्योंकि उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहती हैं कि पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। स्वाभाविक होता है कि जब कोई कम उम्र का होता है तो रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, वो भी पहनती थी। बाद में उन्होंने बताया कि बाद में वो रंग बिरंगे कपड़े पहनना कम कर दी। फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे आदि पहनती थी। चूड़ीदार पैजामे, घेरदार कुर्ते पहनने लगी बाद में वो। और मुझे अपने बचपन की फ्रॉक अभी तक याद है, वो ये बात भी कहती हैं। उन दिनों फ्रॉक की जेब में रुमाल और सिर पर रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उन्हें अपने ट्यूनिक, मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। यानी बचपन में वो जो कार्य करती थी उसी बचपन की चीज़ों को याद करते हुए कहती हैं कि उन्हें अपने मोजे धोने पड़ते थे, जूते पॉलिश करने पड़ते थे। पहले के जूते अब की तरह आरामदायक नहीं होते थे। तब तो नए जूतों के साथ पैरों में छाले पड़ जाते थे। बाहर जाते समय जूतों में लगाने के लिए रुई भी रखते थे, जिससे छाले न पड़े। हर शनिवार को जैतून का तेल और अरंडी का तेल उन्हें पीना पड़ता था, और प्रत्येक रविवार को वो अपने मोजों को खुद साफ करती थी। और जैतून के तेल की सुगंध उन्हें बहुत खराब लगती थी, बिल्कुल पसंद नहीं था। लेखिका का कहना था कि उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन होता था, तो उस समय के चीज़ों को बताते हुए उन्होंने कहा कि उस समय बहुत सारे घरों में ग्रामोफोन भी होता था। आज की तरह रेडियो या टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे। लेखिका ये भी कहती हैं कि गर्मियों में बच्चे जो थे वो कुल्फ़ी, कचौड़ी, शहतूत, फालसे आदि के शरबत पीना बहुत पसंद करते थे। और आज इनकी जगह चॉकलेट और पेस्ट्री ने ले लिया है। यानी समय समय के हिसाब से चीज़ों में जो परिवर्तन आता है, लेखिका उसी चीज़ को दिखाना चाहती हैं कि आज लोग चॉकलेट और पेस्ट्री खाना पसंद करते हैं। लेखिका अपने भाई बहनों के लिए शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाती थी। ब्राउन ब्रेड का ज़माना रहा होगा। बीच में कुछ सालों तक ये ब्राउन ब्रेड बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लोग वही मैदे से निर्मित जो ब्रेड होती है उसी का सेवन करते थे। लोगों का मानना ये था कि ब्राउन ब्रेड में वो मिठास नहीं होती है, लेकिन वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लेखिका उस ज़माने में ब्राउन ब्रेड का प्रयोग करती थी, और हफ्ते में एक बार इन्हें चॉकलेट खाने की छूट होती थी। और चॉकलेट लेखिका को बहुत पसंद थी। वो बड़े इत्मीनान से धैर्यपूर्वक अपने बिस्तर पर लेटकर चॉकलेट खाती थी, मज़ेदार गाने सुनती थी, और गर्म गर्म मसालेदार चने भी उन्हें बड़े चाव से खाती थी। छुटपन में शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी में भी उन्हें बहुत मज़ा आता था। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखू का पहाड़, चर्च की घंटियों की गूंज उन्हें आज भी याद है। शाम को कालका ट्रेन का, जब वो वहाँ घूमने जाते हैं मॉल में, तो वहाँ कालका ट्रेन का एक मॉडल बना रखता है, उसे देखती हैं। पिछली सदी के तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी भी वहाँ रखी थी। उस समय आकाश में उड़ते जहाज़ को देखने की बड़ी उत्सुकता होती थी। मुझे आज भी याद है कि बचपन से मैंने देखा कि पहले घरों में बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो जहाज़ में सफ़र किए होते थे। ऐसी स्थिति में होता क्या था कि अगर आकाश पर एक जहाज़ की आवाज़ आती थी तो लोग अपने घरों से निकलकर बाहर खड़े होकर उसे ऐसे झांकते थे जैसे कोई अजीबोगरीब चीज़ देख ली हो। परंतु आज हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है। जिसको भी कहीं जाना है, जल्दी पहुंचना है, वो जहाज़
का प्रयोग करता है, लोगों के अंदर से भय भी खत्म हो गए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जहाज उस समय के लिए बहुत कम लोगों की देखी सुनी चीज़ थी, लेकिन बाद में सभी लोग जान गए। आंखों पर उनके चश्मा चढ़ गया था, जिसके कारण उन्होंने जब पहली बार चश्मा बनवाया तो घर में लोग उन्हें चिढ़ाते थे, तो ऐनक भी उतार देती थी। लेखिका अपने को दोष देती कि रात में वो टेबल लैंप के सामने बैठकर बहुत देर देर तक पढ़ती थी, जिसके कारण उनकी आंखों पर चश्मे चढ़ गए और उनकी शक्ल को देखकर उन्हें लंगूर जैसी शक्ल का कह के चिढ़ाया जाता था। मैं सचमुच लंगूर जैसी तो नहीं, उनके मन में ये बात कई बार आ जाती थी। अब चश्मा चेहरे के साथ साथ घुल मिल गया है, यानी बहुत दिनों तक लगातार चश्मा लगाते लगाते लोग उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। जब कभी लेकिन चश्मा नए नए प्रयोग किया जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे चश्मे के प्रयोग से शक्ल की जो बनावट है वो बदल गई है। तो ऐसी भी स्थिति आती है कि लोगों को समझ में नहीं आता है। तो बहुत बार इन्हें चिढ़ाया जाता था। चश्मे के साथ काली टोपी लगाना उन्हें बहुत पसंद होता था। कई रंगों की हिमाचली टोपियाँ वो रखती थी, जिन्हें आज भी लगाना पसंद करती हैं। तो इस तरह से लेखिका कृष्णा सोबती ने बचपन के दिनों की बात को देख करके बहुत सारे जो चीज़ों को पाठकों से बांटा है, साझा किया है कि किस किस तरह से पाठक उसमें रुचि लेते थे और पाठक उन चीज़ों को भली प्रकार से समझते थे। तो अब मैं आपको पाठों पर आधारित कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को जो एक शब्द में उत्तर दिए जा सकते हैं, मैं उसे समझाना चाहूँगी, बल्कि मैं कुछ लिखा दूँगी कि प्रश्न उठता है कि मैं पाठ के आधार पर लिख रही हूँ। तो परिवार प्रश्न है, संक्षिप्त प्रश्न, यहाँ मैं लिख देती हूँ संक्षिप्त प्रश्न, एक लाइन में या एक पंक्ति या एक शब्द में उत्तर दें। तो ये एक पंक्ति लायक जो हो एक पंक्ति में दीजिएगा और जो एक शब्द लायक हो उन्हें एक शब्द में लिखिएगा। जैसे प्रश्न है, परिवार के लोग लेखिका को क्या कहकर पुकारते थे? परिवार के लोग लेखिका को क्या कहकर पुकारते थे? परिवार के लोग लेखिका को क्या कहकर पुकारते थे? तो क्या कहकर पुकारते थे? उत्तर इसका है जीजी। फिर दूसरा प्रश्न है, लेखिका अब अपने आप को लेखिका अब अपने आप को किस स्थिति में पाती हैं? लेखिका अपने आप को किस स्थिति में पाती हैं? तो लेखिका अपने आप को बुजुर्ग समझने लगती हैं। तो आप
बुजुर्ग समझती थी सयाना भी लिख सकते हैं, बड़ा भी मान सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर लेखिका पहले कैसे कपड़े पहनती थी? तो रंगीन। रंगीन कपड़े पहनती थी। फिर है बाद में लेखिका को कैसे रंग पसंद आने लगे? कैसे रंग पसंद आने लगे? तो उत्तर हो गया सफेद या हल्के रंग। तो ऐसे आपको पाठों पर आधारित प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रब करूं तो मैं इसको रब करती हूँ। प्रश्न लेखिका को हर शनिवार की सुबह अच्छी नहीं लगती थी, क्यों? क्यों नहीं अच्छी लगती थी? उत्तर है क्योंकि उन्हें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। फिर अगला प्रश्न है लेखिका को दवा की खुराक का मतलब होता है डोज, यानी कितना उसे पीना है। खुराक का सही पता कैसे लगता था? तो उत्तर है शीशे के गिलास पर लगे निशान देख कर, मतलब जिस दवा के से वो डोज लेती थी, जिस शीशे के गिलास पर निशान लगाया था, उससे वो समझती थी कि उन्हें कितना पीना है या उन्होंने कितना पिया है। फिर उसके बाद का प्रश्न हो सकता है
ये पाठों पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। पाठ में लेखिका ने किस पाठ में लेखिका ने किस पहाड़ की चर्चा की है? तो उत्तर है जाकू का पहाड़। जाकू का पहाड़। पहाड़ों के मुखड़े गहराने का क्या अर्थ है? पहाड़ों के मुखड़े गहराने का क्या अर्थ है? पहाड़ों के मुखड़े गहराने का अर्थ है, यानी उत्तर में होगा पहाड़ों पर बत्तियां जल जाना। पहाड़ों पर बत्तियां जल जाना, यानी कहने का मतलब कि जब पहाड़ों पर के मुखड़े गहराने का, जब आप रात में पहाड़ देखेंगे तो बिल्कुल सुनसान सा लगेगा, लेकिन जब दूर दूर क्षेत्रों में वहाँ लाइट बल्ब जलने लगते हैं तो उन बल्बों को देख के लगता है कि जब वो बत्तियां जल रही हैं तो उनके पहाड़ों के जो मुखड़े हैं वो सुंदर गहरा गए हैं। तो उसी के अर्थ में ये कहा गया है। तो मैं इसको रब करूँ उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बिल्कुल किनारे हूँ, उम्मीद है आपने ले लिया होगा। फिर है सर्वर स्कैंडल पॉइंट के सामने वाली दुकान पर किस ट्रेन का मॉडल बना हुआ था? प्रश्न लिखिए। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के सामने किस ट्रेन का मॉडल बना हुआ था? सोचिए आप कौन सा मॉडल बना था। तो उत्तर है कालका शिमला ट्रेन। फिर सबसे तेज चलने वाली उस समय की ट्रेन का नाम क्या था? तो यही उत्तर इसका भी है, कालका शिमला ट्रेन। बहुत तेज रफ्तार की ट्रेन थी। तो ये आपको मैं बता दिया। अब उसके बाद मैं
पाठों के प्रश्नों को छोड़ दे रही हूँ क्योंकि वो आपके पहले के पढ़े हुए हैं। मैं पाठों पर आधारित प्रश्नों को लेके चल रही हूँ ताकि आपको आसानी से उत्तर मिल सके। तो एक प्रश्न है कि इस पाठ में यह पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है, यानी किस तरीके से। तो ये संस्मरण है, उत्तर है इसका संस्मरण विधा में। अब बात निकल ही चली है तो मैं आपको बता दूं संस्मरण विधा क्या है। संस्मरण विधा का मतलब होता है कि यदि मैंने किसी चीज़ की घटना को देखा है या अपने जीवन की किसी बात को जब मैं याद करके पुनः उसे कहानी की तरह से पुस्तक के रूप में या निबंध के रूप में अपनी बात को लिख रही हूँ, तो वो चीज़ संस्मरण कहलाती है। यानी मैंने उसको अपने स्मरण में याद रखा है और उस चीज़ को मैं अपनी कलमबद्ध तरीके से लिखती जा रही हूँ, तो उसे हम कहते हैं संस्मरण। तो ये हिंदी की एक विधा है, तरीका है लिखने का, जिसको हम मानते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि बचपन पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है, तो आप उसका उत्तर लिखेंगे संस्मरण विधा में। फिर लेखिका का जन्म किस सदी में हुआ था। प्रश्न 11 हो गया कि लेखिका का जन्म किस सदी में हुआ था। ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है 20वीं सदी में। 20वीं सदी में 20वीं सदी में। तो इसके बाद कुछ प्रश्न मैंने इसके पहले भी कराए हैं। एक प्रश्न हो सकता है कि पहले के गीत संगीत सुनने का साधन क्या था। तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं लिखती हूँ। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसके बाद का जो प्रश्न है कि पहले गीत संगीत सुनने का क्या साधन थे। पहले गीत संगीत सुनने के क्या साधन थे। तो प्रश्न है कि पहले गीत संगीत सुनने के क्या साधन थे। तो साधन था ग्रामोफोन। ग्रामोफोन यूज किया था। ग्रामोफोन के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको। एक उस पर काले रंग का रिकॉर्ड होता था, लगाया जाता था, और उस पर एक निडल की तरह से हैंडल होता था जिसको रख दो, और एक स्पीकर लगा होता था बड़े से भोंपू के आकार का, तो उससे उसकी साउंड ऊपर जाता। तो उस जमाने में प्रत्येक अच्छे घरों में ग्रामोफोन मिलता था। तो ये हो गया प्रश्न। फिर हो गया आपके कुछ और प्रश्न मुझे दिख रहे हैं जो पाठों पर बन सकते हैं, तो मैं उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि कौन कौन सी चीज़ें लेखिका को खाने में बहुत पसंद थी। तो यह आपको पूछा जा सकता है कि किस चीज़ से लेखिका को की दवा की खुराक होती थी। तो शीशे के गिलास से दवा की खुराक बनाई जाती थी। फिर उसके बाद है कि और प्रश्न जो हो सकते हैं वो मैं देख रही हूँ
कि आपको क्या बता हो सकता है। हर रविवार, हर शनिचर को ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिवार को प्रत्येक सुबह वो ये काम करती थी। फिर उसके बाद जो कुछ शब्दों पर आधारित प्रश्न बन सकते हैं, मैं वो आपको बता दूं कि आपको और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो शब्दों से मैं बता दूं कि कोलाहल शब्द का अर्थ लिखें। जैसे आपको पूछा जा सकता है कोलाहल शब्द का अर्थ लिखें। तो कोलाहल शब्द का एक शब्द अर्थ लिखना है, शोर लिख दीजिए, शोर। फिर मैं अपने शब्दों से बाद अब आपको जो कठिन शब्दों के बनने वाले प्रश्न हैं वो समझा रही हूँ। अटपटा शब्द है, अटपटा शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। तो बेतुका, उत्तर क्या होगा? बेतुका। बेतुका जो थोड़ा सा दे सुनने में अटपटा सा लगे उसे हम कहते हैं बेतुका। इसके बाद जो प्रश्न बन सकता है वो भाषा के बाद से हो सकते हैं। तो भाषा अध्ययन के प्रश्नों को मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको कि जो इसमें है कि विशेषण पर आधारित प्रश्न है। 2 दर्जन केले चाहिए। लिखा है कि तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो 2 दर्जन केले, तो 2 दर्जन केले यानी निश्चित संख्यावाचक, और संख्यावाचक के जो 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में एक निश्चित बात बताई रहती है, जैसे 2 दर्जन केले, यहाँ निश्चित है। अगर इसी को अनिश्चित संख्यावाचक में परिवर्तित करना है तो हम कहेंगे कुछ केले। अब कुछ केले कहने पर वो अनिश्चित में परिवर्तित हो गया। फिर 2 किलो अनाज, तो 2 किलो अनाज जो है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सभी लोग हंस रहे हैं, सभी लोग अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। फिर तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। और सुंदर जो है वो खुद में गुणवाचक विशेषण है। तो इस तरीके से आपको अगर विशेषण छांटना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं भाषा के बाद का जो प्रश्न है वो दोहरा रही हूँ। फिर इसमें है कि कपड़ों में मेरी दिलचस्पी मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में निम्नलिखित शब्द दिलचस्पियाँ तो यहाँ दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो मैं आपको एक बार सार्वनामिक विशेषण फिर से समझा देती हूँ कि जब कभी भी कोई भी सर्वनाम शब्द जब किसी संज्ञा की विशेषता का कार्य करने लगता है तब उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिख देती हूँ कि जैसे वह राम का घर है। अब यहाँ पर ये वह जो है ये सर्वनाम शब्द है, और सर्वनाम शब्द होने के साथ साथ ये राम के लिए विशेषता बता रहा है कि वो निश्चित है कि वो घर जो है वो राम का है। अगर ये होता कि वह मेरा घर है
तब यहाँ पर जो ये वो है ये खुद में सर्वनाम हो जाता, तब ये क्या हो जाता, सर्वनाम हो जाता है, तो इसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसलिए मैंने आपको सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण भी अलग करके समझा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि इस पाठ की पुनरावृत्ति आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।